बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में मैंने पहले भाग में उसने कहा था कहानी के संपूर्ण कथानक को समझाया था और उसकी समीक्षा की थी। आज हम इस कहानी का वाचन करेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं है ना, उसकी समीक्षा करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। आप पुस्तक ज़रूर खरीद लें, क्योंकि जब तक आपके सामने पुस्तक नहीं होगी आप इस कहानी या पूरी टेक्स्ट बुक की कोई भी कहानी जब हम पढ़ेंगे तो उसको समझना बहुत कठिन होगा आपके लिए। यदि आपके पास पुस्तक होगी तो बहुत आसानी रहेगी आपको उस कहानी को समझने में। इसलिए आप अति शीघ्र इस किताब को खरीद लें। उसने कहा था कहानी अमृतसर के हाट बाजार से जो शुरू होती है, जिसमें राहगीर जो चलते हैं आपस की जो बातचीत है उस बातचीत में वे परस्पर एक दूसरे के प्रति जी हजूर आदि का संबोधन करते हैं और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार का संबोधन पूरे उस बाजार में लोगों के द्वारा दिखाया गया महसूस होता है। कहानी के इस पहले भाग में के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई है वह यह कि जब एक संबोधन आता है यहाँ पर कि एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर जब हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी आदि संबोधन के पश्चात जब यह कहा जाता है क्या मजाल है जी साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, उसके पश्चात यहाँ से यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंश हमारे सामने आता है कि यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनके वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इसका अर्थ यह है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। यहाँ पर जो अमृतसर के बाजार का जो संबोधन हमारे सामने दिया गया है लेखक के द्वारा, उस बाजार के यातायात का एक यथार्थ चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जब अमृतसर के बाजार की सड़क पर जो इक्के तुक्के तांगे वाले हैं अपने घोड़ों को जब दौड़ा रहे हैं तो उसके पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं वे बड़ी प्रेमपूर्ण और उनके साथ बहुत आत्मीयता से, इज्जत से उनके साथ व्यवहार करते हैं। इसको संदर्भित करते हुए लेखक कहता है कि इक्के तांगे वालों के मुख से जो सम्मान सूचक शब्द निकलते हैं कि एक तरफ हट जाएं बाबूजी, एक तरफ, तो उन संबंधों में जो वाणी है कई बार तो बहुत मीठी लगती है। वहाँ के इक्के तांगे वालों की जो जीभ है वो इतनी तेज चलती है कि ऐसा लगता है कि कई बार तो वह छुरी की तरह धार जैसी लगती हुई हमारे सामने आती है, लेकिन वह छुरी मीठी छुरी के समान हमारे प्रभावित करती हुई हमें लगती है। लेखक ने अमृतसर के बाजार के लोगों की सभ्यता और संस्कृति का यहाँ पर हमारे सामने चित्रण किया है कि यदि किसी तांगे के सामने कोई बुढ़िया आ जाती है तो बार बार चेतावनी देने पर भी यदि नहीं हटती है तो तांगे वाला इस प्रकार की शब्दावली का वह प्रयोग करता है कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा पोता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए, कि वृद्ध महिला तुम रास्ते से हट जाओ क्योंकि तुम अभी जीने योग्य हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम पुत्रों के लिए प्रिय हो, आदरणीय हो, तुम्हारी उम्र लंबी अभी पड़ी हुई है। तो ऐसी लंबी उम्र भाग्यशाली जो पुत्रों की माता है, तुम क्यों नहीं उस तांगे के रास्ते से हट जाती हो, नहीं तो कहीं दुर्घटना से तुम अंत न हो जाए तुम्हारा। उससे बचने के लिए वह इस प्रकार के संबोधन यहाँ पर हमारे सामने प्रकट किए गए हैं। इसी तरह कहानी के जो दूसरा परिच्छेद जो हमारे सामने शुरू होता है जिसमें कहा गया है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और ऊपर बर्फ से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए, जमीन कहीं दिखती नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक गिर जाती है, 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बच्चे तो कोई लड़े, नगरकोट का जलजला सुनाता है। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, जो कोई खंदक से बाहर साफा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है, ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। इस कहानी के दूसरे ही परिच्छेद में हमारे सामने एक युद्ध का जो परिदृश्य लेखक ने उपस्थित कर दिया है, जब लड़ाई के मोर्चे पर सूबेदार हजारा सिंह और सिपाही लैना सिंह की जो आपसी बातचीत है उसी का संबोधन यहाँ पर इस दूसरे परिच्छेद में आरंभ किया गया है। जब लैना सिंह कहता है कि जो जर्मनी की सेनाएं हैं वह इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि उनका वह बहुत कष्टदायी प्रतीत हो रही है, क्योंकि हम दिन रात खाइयों में बैठे
और अत्यधिक सर्दी भी पड़ रही है। खंदक में बैठे रहने से शरीर की जो हड्डियां हैं वो अभी अकड़ चुकी है। और जो सर्दी पूरे पंजाब प्रांत में पड़ती है, लुधियाना में लगता है कि यहाँ उस पंजाब प्रांत से 10 गुना ज़्यादा सर्दी जैसे यहाँ पर पड़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है लेखक का कि पूरे भारतवर्ष में जो पंजाब प्रांत है लुधियाना, वहाँ पूरे भारत में सबसे सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। किंतु जर्मनी में ऐसा लगता है कि वहाँ से भी कोई जैसे 10 गुना ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। तो लहना सिंह और इसकी बातचीत में जो एक युद्ध का परिदृश्य हमारे सामने है कि जिसके वर्षा के कारण जो खंदक की मिट्टी गिल्ली हो जाती है, पैरों की पिंडलियाँ जो होती है वो कीचड़ में धंस जाती है, पैर फंसे रहते हैं, आकाश साफ नहीं है, केवल 2 घंटे बाद ही कान को फाड़ने वाले बम के धमाके है ना बार बार वहाँ सुनाई देते हैं। तो इस अवतरण में लेखक ने बम के धमाके, धूल का गुब्बार, खंदक, मिट्टी, कीचड़, पैरों का धंसा होना, खंदक से बाहर कुछ दिखाई न देना, पूरा वातावरण लेखक ने यहाँ पर हमारे सामने कठिनाइयों और कष्टों का चित्रण किया है, जिस पर सूबेदार हजारा सिंह और सिपाही लहना सिंह की बातचीत में लड़ाई के मोर्चे का एक यथार्थ चित्रण हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर जब बातचीत चलती रहती है तो वो आगे कहता है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं, बिना लड़े सिपाही। यह इस कहानी का एक महत्वपूर्ण अंश है कि कोई भी जो संबोधन है यहाँ पर युद्ध के दृश्य के रूप में कि जब तक सिपाही होता है उसको जब तक आप लड़ाई के मोर्चे पर भेजोगे नहीं या वो लड़ाई नहीं करेगा तो आलसी और लापरवाह हो जाएगा। तो सिपाही का काम ही बहादुरी से लड़ना है और उसी प्रकार घोड़े का काम भी क्या है, सवारी करना। तो जिस प्रकार मोर्चे पर सिपाही बिना लड़े क्या होता है, आलसी हो जाता है, उसी प्रकार घोड़ा भी बिना सवारी के बिगड़ जाता है, इसलिए वह अपनी चाल ही भूल जाता है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर इन दोनों का आपसी जो एक तालमेल बिठाते संबोधन हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह इस कहानी का एक बहुत ही रोचक दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसमें घोड़े और सिपाही की आपस में एक दूसरे से तुलना की गई है। और जितने भी जर्मन शत्रु हैं उन जर्मन शत्रुओं के आगे संबोधन के बारे में लेखक ने कहा है कि लहना सिंह जब कहता है कि जर्मन सैनिक जो होते हैं वो एकदम दुष्ट होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं और बंदूकों से लगातार वे गोलियां हमेशा चलाते रहते हैं, और जब हारने पर उनके पैर पकड़कर यदि हम क्षमा याचना करें तो भी वे क्या करते हैं, गोले फेंकते रहते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक ने जो जर्मन सैनिक हैं उन जर्मन सैनिकों के जो अत्याचार हैं उनका एक चित्रण हमारे सामने स्पष्ट रूप से लेखक के द्वारा किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर जो लेखक ने संबोधन जो हमारे सामने आगे दिया है कि कहानी में कि कहानीकार रात्रि में जो लड़ाई के समय में जो वर्णन कर रहा है कि ऐसा लगता है कि रात्रि में लड़ाई के समय में जैसे कोई चांद निकल आया हो। इस संपूर्ण जो कहानी का जो परिदृश्य अब हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसमें लहना सिंह जो दृश्य उपस्थित किया गया है कि रात्रि में लड़ाई के समय में चांद जो निकल आता है, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ जो छई नामक शब्द है वह हमारे यहाँ पर जैसे सार्थक हो रहा है। लेखक ने लड़ाई के समय में उदित चंद्रमा जो छई नामक होता है वह उसकी सार्थकता का चित्रण और उसका दृश्य प्रस्तुत किया है, जिसको संस्कृत के महाकवि बाण भट्ट की भाषा के शब्दों में दांतों को खिटखिटाने वाली जो ठंड होती है उसका चित्रण लेखक ने उपस्थित किया है। कहानी धीरे धीरे अपने जो मध्यम भाग में आगे निकलती है, तो उस मध्यम भाग के अंतर्गत कहानीकार के द्वारा जो संबोधन किया गया है, आप देखें एक संबोधन कि चालाक तो बड़े हो, मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। कहानी के कथानक में मैंने पूर्व में आपको संबोधन किया था कि इस कहानी में जो एक लपटन जो है वह पेज संख्या 21 में आप देखें कि चालाक तो बड़े मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए।
3 महीने हुए एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया, औरतों के बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांचा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता रहता कि जर्मन वाले बड़े पंडित है। वेद पढ़कर उनमें विमान चलाने की विद्या ज्ञान जान गए। गौर को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था, डाक खाने रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। यहाँ पर रात्रि में जो एक जर्मन भेदिया है वह लेफ्टिनेंट बनकर के आता है लैना सिंह के पास। लैना सिंह उसे अच्छी तरीके से पहचान लेता है कि यह लप्टन है, और लैना सिंह को धोखा देना इतना कोई है ना आसान काम नहीं था, क्योंकि लैना सिंह कह रहा है कि मैं कई वर्षों तक लेफ्टिनेंट के साथ रहा हूँ और अच्छी तरह उनकी आदतों को जानता हूँ। इसलिए लैना सिंह उसकी चाल को अच्छी तरह समझ जाता है कि मैं तुम्हारी चाल से चकमा नहीं खाने वाला। कुछ लोग जल्दी मूर्ख बन जाते हैं, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन लैना सिंह ऐसा नहीं था। 3 महीने पहले एक तुर्की मौलवी हमारे गांव में आए थे। वह निसंतान औरतों को बच्चा पैदा करने के ताबीज बांटते थे और छोटे बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के वटवृक्ष के नीचे जो खाट बिछाकर हुक्का पीता था, कहता कि जर्मन वाले बड़े विद्वान हैं, वेद ग्रंथों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस संबोधन में यहाँ पर 2 बातें हमारे सामने स्पष्ट होती है। एक तो कि लैना सिंह बहुत चातुर, होशियार और साहसी व्यक्ति है, बुद्धिमान है, उसे धोखा देना आसान नहीं। और दूसरा, चौधरी के कथन के माध्यम से जर्मनी के लोगों की जो एक विशेषताएं हैं वो हमारे सामने प्रकट की गई है। पूरे विश्व युद्ध का जो परिप्रेक्ष्य है वह जर्मनी के आसपास ही केंद्रित रहा। इसलिए लैना सिंह के द्वारा एक प्रकार से जो चौधरी के माध्यम से जर्मनों लोगों की जो विशेषताएं बताई गई उसका विश्लेषण, दूसरा लैना सिंह के स्वयं की चतुराई और उसकी होशियारी का विवेचन हमारे सामने प्रकट किया गया है। पेज संख्या 22 और 23 के अंतर्गत जो संबोधन आया है कि इस लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक भी सार्थक होता है। कहानीकार इस समय गुलेरी जी ने इस कथान पूरे उसने गाथा कहानी में एक ऐसा वातावरण हमारे सामने चित्रण किया है जिसका कहानी के देश काल के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी स्थान है। रात्रि में लड़ाई के समय में चांद निकल आया, और ऐसा चांद जिसके संस्कृत कवियों ने भी जिसकी प्रशंसा की है और जिसका उन्होंने छई नाम दिया था। जैसे बाणभट्ट, संस्कृत के जो महाकवि बाणभट्ट थे ना, उन्होंने उस प्रकार का चित्रण अपने काव्य में किया था। चंद्रमा और 15 दिनों के काल में वह पुनः क्षीण हो जाता है, अमावस्या की तिथि पर पूर्ण क्षय हो जाता है। संस्कृत कवियों की इस जीवंत आरोह या हम कह सकते हैं उठापटक की जो दशा, चंद्रमा की दशा का जो चित्रण किया गया है, लगभग उसी दशा का चित्रण कहानीकार ने अपने इस दृश्य में उपस्थित किया है। हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि उसने कहा था, कहानी के लेखक गुलेरी जी एक न केवल गद्यकार के रूप में, वन पद्यकार के रूप में भी उनकी ख्याति रही है, और जितने भी अन्य भाषाएं थी संस्कृत, प्राकृत, और उनका भी उनको गहरा अध्ययन था। इसी कारण से उनका हम ये कह सकते हैं विद्वता का एक परिचय इस अवतरण में हमारे सामने आया है, जब वे कहते हैं कि लड़ाई के समय में चांद निकला है, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। छई शब्द की सार्थकता का मुख्य व्यंजन यह है कि चांद जब निकलना प्रारंभ होता है ना, तो पहले तो उसका आकार छोटा होता है। जब 15 दिनों में वह पूर्णमासी का चांद कहलाता है, और चंद्रमा और 15 दिनों के काल में जब पुनः क्षीण हो जाता है ना, तब वह अमावस्या की तिथि पर पूर्ण क्षय हो जाता है। इसलिए उसको यहाँ पर कवि ने छई नाम से संबोधन किया है हमारे सामने। कथानक, इस कहानी का कथानक मोटे तौर पर मैंने स्पष्ट किया था कि 3 भागों में हमारे सामने यह उपस्थित हुआ था। प्रारंभ में लैना सिंह और जो बालक बालिका के रूप में उसका परिचय अमृतसर के बाजार में, वह वर्णन। दूसरे भाग में जिसमें लैना सिंह सूबेदारनी को एक वचन देता है कि वह जो सूबेदारनी के पति और पुत्र हैं बोधा सिंह और हजारा सिंह, उसकी रक्षा करने का अवश्य वह प्रयास करेगा। और उस समय उसको अपना बचपन का वह जो प्रेम, जो उसका अनुराग है, वह फूट पड़ता है और अपनी जान की कीमत पर भी उन दोनों की रक्षा करता है। तीसरे भाग में वह जो कहानी का मुख्य पात्र लैना सिंह है, वह एक जो राइफल जो 77 नंबर सिख राइफल्स है लैना सिंह, है ना, उसका कर्तव्य, उसके प्राणोत्सर्ग की जो भावना है वह हमारे सामने स्पष्ट की गई है।
जब एक अंतिम आप एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में आप इसका संबोधन दें कि मृत्यु के समय कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये अंश इस कहानी का महत्वपूर्ण है, जिसमें लेखक आगे कहता है कि जन्म भर की घटनाएं एक एक करके हमारे सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है। नैना सिंह जब 12 वर्ष का था तब अमृतसर के मामा के यहाँ पर वह आया था। देखिए, मैं जो आपको अंश का वाचन कर रहा हूँ ना, वह पेज संख्या 22 से तो उसका शुरू होता है। अंतिम 5वां जो परिच्छेद है कहानी का, अंतिम भाग मृत्यु के समय, और 23वें पेज पर जो वजीरा सिंह पानी पिला दे, वहाँ तक मैं इसका संबोधन आपको बताना चाहता हूँ। यह कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें लैना सिंह को अपने पूर्व स्मृतियों का बोध होता है। जब वो 12 वर्ष का था, अमृतसर मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कोई उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल गई थी। जब वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कहकर वो भाग जाती है, तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते ही नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू, और लैना सिंह को इस तरह से दुख होता है। लेखक के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य जी भरकर क्या होता है कि जो भी कार्य करता है उसमें उसका पाप और पुण्य दोनों समाहित होते हैं, और उसके कर्मानुसार उसको अपना शुभ और अशुभ व्यवहार उसका चलता रहता है। कभी कभी प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती है व्यक्ति के जीवन में, वह सामने आती है। जीवन के अंतिम क्षणों में क्या होता है, मनुष्य संपूर्ण घटनाओं को एक नज़र से देखता है। यह हम लगभग आप मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह घटनाएं घटित होती है। अंतिम समय में वो क्या होता है, मनुष्य अंतिम क्षणों में जीवन की सभी घटनाओं को अपने सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है, उसकी स्मृतियां भी साफ हो जाती है, सारे दृश्य उसको स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। लैना सिंह को भी ऐसा ही स्पष्ट दिखाई देने लगा। अंतिम समय में जो उसका कर्म और संघर्ष है वह उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से सामने आने लगा कि प्रतिदिन जब वो 12 वर्ष का था तो मामा के घर आया हुआ था, तो प्रतिदिन कभी बाजार से दही लाने के लिए दुकान पर जाता, कभी सब्जी लाने के लिए। तो वहाँ पर जो 8 वर्ष की लड़की उसे मिली थी, उस लड़की से उसका अनुराग प्रेम पूर्ण जो उसका जो हृदय है एक प्रकार से झंकृत हो उठा, और वह उसे पूछ बैठता है कि तेरी सगाई हो गई क्या, कुड़माई हो गई। और जब वह एक दिन कह ही देती है कि हाँ हो गई, तो उस समय वह लैना सिंह काफ़ी खिन्न हो जाता है। क्रोध, दुख और आवेश में एक ऐसा व्यवहार करता है जो सामान्य मनुष्य के प्रतिकूल व्यवहार होता है। और वह बालक नैना सिंह इस बात को अच्छी तरह नहीं जानता था कि वह किस तरह का व्यवहार कर रहा है। लेकिन आगे चलकर जब वही लड़की सूबेदार ने की पत्नी के रूप में उसके सामने आती है, तो लैना सिंह सूबेदार की जो पत्नी, जो उसकी बचपन में वही लड़की थी जिससे वह उसे प्रेम करने लग गया था अंदर अपने हृदय में, उसको वह पूर्ण वचन देता है कि वह अपने उसके पति और पुत्र की रक्षा करेगा। और वह जो सूबेदार ने उसे कहती है कि तुम मेरे पति पुत्र की रक्षा का वचन करोगे, तो घटनाएं सारी लैना सिंह के दिलो दिमाग पर छाने लगती हैं। तो कुल मिलाकर इस संपूर्ण कहानी में जो लैना सिंह का अंतिम प्राणोत्सर्ग होता है कि जब फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची में मैदानों में घावों से मरा नंबर 77 साइकिल सिख राइफल लैना सिंह, तो यहाँ लैना सिंह का एक जो मर्म स्पर्शी जो चित्रण है वह हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। कुल मिलाकर इस संपूर्ण कहानी का जो हमने वाचन किया है, उस कहानी में आप इसको अच्छी तरीके से दोबारा पढ़ें, फिर मेरे कहानी के कथानक और मेरे द्वारा किए गए संपूर्ण महत्वपूर्ण अंशों को आप पुनः सुनें।